पहले स्टील सिटी होता था, इसको अब मेडिकल हब कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं। हर डिपार्टमेंट में यहाँ हमने पिछले 20 सालों में जब प्रोग्रेस करी है। मैं 2002 में आया, बहुत प्रिमिटिव टाइप के हॉस्पिटल होते थे छोटे छोटे, हमारे साथ साथ सब अस्पतालों ने तरक्की करी। और अब जो हम फैसिलिटी दे रहे थे इस लेवल की है, तो सभी डॉक्टर्स का कैलिबर कहीं भी मेट्रो या इंटरनेशनल डॉक्टर से कम नहीं है। पर एक लैकुने था इस हाथ में, किसी भी सिंगल सेटअप में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट नहीं था। जैसे मैं कहूँ कार्डियोलॉजी के साथ कार्डियक सर्जरी, न्यूरोसाइंस के साथ इंटरवेंशन एंड स्ट्रोक क्लीनिंग, ऐसे ही रेडियोलॉजी में जैसे 3 टेस्ला MRI जो आजकल की टाइम की नीड है, क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरह से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के साथ EOS, EBUS, इतना कैंसर यूनिट में कोई भी ऐसा कैंसर यूनिट नहीं था जिसमें PET CT की सुविधाएं हो। तो उस सब लेक्चरों को हमने एक ही जगह शुरू करने की कोशिश करी है, और जैसा आपने देखा हम इस में काफी कामयाबी है। दूसरा, 2 और डिपार्टमेंट जो कहीं एक सिंगल स्पेशलिटी में नहीं थे, आई डिपार्टमेंट में जैसे डायग्नोस्टिक था वो कहीं पूरी तरह से नहीं था, कहीं अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो रेटिना का नहीं था। यहाँ पे हमने रेटिना, कॉर्निया पूरा 24/7 अवेलेबल कराया। इसके साथ साथ लेसिक, फैको, और हमने अपनी फाइल भी मूव करी है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लाइंडनेस अगर हो जाती है डॉक्टर तो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए भी हमने फाइल की। इसी तरह बच्चों के डिपार्टमेंट में टर्शरी केयर के लेवल की नर्सरी की काफ़ी कमी थी, उसके लिए काफ़ी पेशेंट हर महीने हर रोज डेली रहते हैं। उसके साथ पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट तो मेरे को लगता है अभी इस हाल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अगर आप देखेंगे तो हमने टर्शरी केयर का प्रोवाइड कराया है, चाहे उसमें हमें वेंटिलेटर की सुविधा हो, चाहे एमबीएस की हो, चाहे मॉनिटरिंग की हो, या इन्वेजिव प्रोसीजर्स की हो। इसके लिए हमारे पास जो पीडियाट्रिशियन आए उन्होंने बहुत अच्छी पीडियाट्री और न्यूरोनटोलॉजी में महाराष्ट्र से ट्रेनिंग करी है, औरंगाबाद में उन्होंने MD करी है सफदरजंग से, डॉक्टर मन्नू सिद्धार्थ, एंड इज क्वाइट एक्सपर्ट। अभी आपको मिलेंगे किसे और स्पेशलिटी दिखाएंगे। तो हर लेवल पे हमने, लेकिन इसी तरह डायलिसिस, पहले जो डायलिसिस इस आर में हो रहा है उसमें केवल 4008 मशीन थी, रूटीन की मशीन थी। कुछ ऐसे पेशेंट होता था जिनमें टाइम के साथ इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, तो एक आगे होते हैं CRRT और 5008 जो कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जिनमें हम ये इफेक्टिव नहीं रहती है सोलकोटेड, वो हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करी है। तो सबसे बड़ा सेंटर 16 मशीन्स का डायलिसिस सेंटर, उसके साथ एक ही सेंटर के नीचे यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट हमने जो यूनिट बनाया एज पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल पॉजिटिव प्रेशर में, जहाँ की हम ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और कार्डियक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पर अभी हमारे प्रोटोकॉल में हमने किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे, होपफुली 3 महीने में हो जाएगा। पर जो ट्रांसप्लांट यूनिट की जो वो होनी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, इंटरनेशनल पैमाने के हिसाब से, वो हमने यहाँ क्रिएट किया। इसके अलावा 65 क्रिटिकल केयर है, और किसी भी इमरजेंसी और ट्रॉमा हॉस्पिटल में हमें क्या होता है, रेडियोलॉजी बैकअप 24 आवर्स स्टेट ऑफ आर्ट। जैसे 3 टेस्ला की मैं स्पेशल है, पेशेंट अगर कोई स्ट्रोक का आता है, वो हिल पाता है, हिल रहा होता है, उसको जल्दी हम 3 मिनट में स्ट्रोक प्रोटोकॉल कर पाएंगे, ताकि लकवे के मरीज का जल्दी से इलाज शुरू किया जाए। नॉर्मली और मशीनों में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ऐसे पेट का अल्ट्रासाउंड है, पेट का MRI है, 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे। और दूसरा, कई चीजें पेट में, तो खासकर पेट में ज्वाइंट्स में, लिगामेंट्स में हम 1.5 और छोटी MRI पे नहीं दे सकते। इस MRI में साइलेंट MRI है, वाइड बोर है, जिसमें कोई कैटास्ट्रोफी है, पेशेंट को डर नहीं लगता है, और जल्दी से सबसे टाइम बड़ा सेव होता है, उसमें हम कर पाएंगे। और कई चीजें जैसे मसल्स में, पेट में, तो ये बहुत ही ज्यादा कामयाब है। इस तरह CT स्कैन। तीसरी जो चीज है हमने जो लगाई है डायग्नोस्टिक्स में, DEXA स्कैन और CBCT, कोन बीम CT कहते हैं, जिसको चेहरे की हड्डियों के लिए CT स्कैन इतना नॉर्मल कामयाब नहीं होता। ये 12x9 इंचेस का है, जिसमें हम पूरे जबड़े की कैंसर में, इन्फेक्शन में, फंगस में, हर तरह की हम डिटेल, और सबसे ज़्यादा आज को जो इम्प्लांट्स हैं, जो उसकी डेप्थ है, कितना एंगुलेशन है, ये हम CBCT पे कर पाते हैं। एक और मशीन है DEXA स्कैन, तो ये भी जैसे गुर्दे के पेशेंट हैं, उनमें हड्डियाँ वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोप्रोटिक फ्रैक्चर होते हैं बूढ़ों में, बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको ऑस्टियोमुलेशिया कहते हैं, या जॉइंट रिप्लेसमेंट करना है, हमें उनमें कैल्शियम की स्ट्रेंथ देखनी है, तो इसके लिए DEXA स्कैन मशीन होती है। वो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च होती है, यूजिनोन कंपनी है ये, उसका विजन FX मॉडल है,
वो इंडिया में 10 मशीन आ रही जो पहली हमारे यहाँ, इसकी 1.5 साल की वेटिंग थी, अब जाके हमारा नंबर आया अगस्त में। इसका भी यही है, इसकी एक एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और दूसरा टाइम बहुत कम लगता है। एमआरआई और सीटी में जो हमारी औरों के मरावे विशेषज्ञता है वो ये है, अभी तक जितने सीटी एमआरआई थे हम 120 किलो तक बढ़ेगा कर सकते थे हिसार में, आसपास के एरिया में, और यहाँ पे जो हमारी मशीन है इनमें हैवी वेट, ये 240 किलो वाले तक कर पाएंगे और पेशेंट को शिफ्ट नहीं करना होगा। ये मोटराइज केस है, ऊपर से नीचे। तो हम इन नटशेल कहते हैं साइंटिफिकली जो पेशेंट के फायदे के लिए मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज रिगार्ड्स टू पैराफर्नीलिया, हॉस्पिटल स्ट्रक्चर, चाहे क्रिटिकल केयर हो, चाहे डायग्नोस्टिक। इन सब के साथ सिर्फ पैराफर्नीलिया से काम नहीं चलता, हमारे जो टीम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस सेंस में हिसार और हम देंगे, हम बहुत लकी है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो, हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, ही इज क्वाइट एक्सपीरियंस, ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा ये एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी में जो फर्दर होता है आरएफए, आईवास, पेरिफेरल इंटरवेंशन, वो सारा कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर परसून कामरा, ये भी 3000 से ज़्यादा ज्वाइंट हैं। एंड वी आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट रोबोटिक सर्जरी, जिसके बारे में डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर दीपक मंगलीश, इनको भी 7-8 साल पोस्ट पीजी हुए, इन्होंने बड़ौदा से करा। एंड वी विल बी द फर्स्ट टू स्टार्ट एंडोस्कोपिक मिनिमम इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, जिसमें हम 3rd डे पेशेंट को डिस्चार्ज करके नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं। उसके बारे में ये डॉक्टर साहब विस्तार है। इसके साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है हमारे पास, उसमें हम ईवस का मतलब होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, कोई साल में पहले 1 या 2 में था, हमने फर्स्ट डे से ही ERCP है, पत्थर निकालने हैं दूरबीन से बिना चीर फाड़ के, वो हम कर सकते हैं। ऐसे ही नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर विजय गोडेला है, जिनके अंडर हमने ट्रांसप्लांट सर्जरी की शुरू करी है। डॉक्टर मन्नू सिद्धार्थ का मैं बता ही चुका हूँ। और गायनेकोलॉजी में हमने एक नई ब्रांच शुरू करी है जो अभी तक लैकिंग थी, और लेडीज पेरीमेनोपॉजल पीरियड जाने के बाद बहुत ज़्यादा सफर करती थी, पेन होना है, कैरंकल हो गया, उनके इन्फेक्शन होता था बार बार, हो सकता है यूरिन निकल जाता था, खांसी है, इसको गायनी एस्थेटिक सर्जरी, उसके लिए जो लेजर है वो हमने शुरू करा है। इसके लिए हमारा डॉक्टर ज्योत्सना ने ज्वाइन करा है, वो पहले अगरसेन मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और उनको 5000 से ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने का। तो वी आर लकी इन द सेंस, नॉट हम बल्कि सारे हम सारे को जो हमारे को कंसल्टेंट्स मिले हैं, दे आर all experienced, they are all new, not new, but they are all experienced and quite well versed with the latest technology है। और अगर हमने पैराफर्नीलिया है तो हम उसको यूटिलाइज भी करना है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कोविड की जो सिचुएशन आई थी उसके बाद काफी कुछ आई थिंक मेडिकल में भी बदलाव हुआ, तो उसको देखकर भी आपने कुछ चेंजेस या कुछ इस तरह की चीजें? देखो, कोविड में हिसार में जितना काम हुआ है, शायद दिल्ली से भी बहुत पेशेंट आए, मेट्रो सिटी सिर्फ एक चीज़ के लिए क्रिटिकल केयर में पेशेंट जाते थे, चाहे वो सल्फर स्पाइनिंग हो, चाहे वो कोरोना हो या ARDS या हार्ट फेलियर। एक मशीन आई है एक्मो, अभी लॉन्च हुई है, जैसे वो भी हमने लॉन्च करी है, और उसके लिए हमारे डॉक्टर मोहित कादियान है। एक्मो में क्या होता है, हार्ट और लंग से हटा के एक्सटर्नल लंग और हार्ट की मशीन आती है जिसको एक्मो बोलते हैं, एक्स्ट्रा कार्पोरियल पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट किया। दिस इज अगेन फॉर द फर्स्ट आउटसाइड गुड़गांव। सर, अगर उस तरह के पेशेंट को भी हमें, बाकी ये कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बचाना संभव ही नहीं होता, पर अगर उसमें थोड़ी बहुत फिजिबिलिटी रहती है तो एक्मो की वजह से वो क्रिटिकल केयर भी है, वो भी हमने अलग टीम रखी है। और इसको मद्देनजर रखते हुए, नॉट कोरोना, बाकी जो सल्फर स्पाइनिंग में अगर कोई पेड़ बचता है तो वो एक्मो से बच सकता है। ARDS में है जो एक्सटेंसिव ARDS है, ARDS फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़े काम, तो एक्मो होता है, वो भी हमने इंस्टॉल करा है। क्वालिटी मेडिकल्स के लिए हम लोग गुड़गांव दिल्ली जाते थे, तो आपको उम्मीद करें कि यहाँ पे कम खर्चे में काम हो पाएगा पेशेंट? बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सेम मशीनें जो जैसे हमारे इमरजेंसी में भी वेंटिलेटर हैं, दे आर इन पार विद जो वर्ल्ड की, इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जैसे PGI और एम्स में मैके के वेंटिलेटर है। इवन उसमें जो वाइटल कैपेसिटी वाइटल है, जितना वो लंग पर 2 ml वो डिलीवर कर सकते हैं, मतलब अगर 600 ग्राम का बच्चा है उसको भी हम वेंटिलेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट इन चीज़ों के अभाव में हम नहीं सोचते किसी को जाना पड़ेगा। बाकी अब पेशेंट का सोचने का तरीका रहता है कई बार, तो वो अलग बात है। पर हमारे पास पैराफर्नीलिया स्पेशली इस ढंग से है हमारे, दैट आर इन पार विद द मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया।
सर, जिस तरीके से फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन पेशेंट्स हैं या जो आम पब्लिक है, उनका एक सवाल ये खड़ा हो जाता है, शायद खर्च भी इसी हिसाब से बढ़ गया होगा। तो खर्च की अगर बात करें तो वो कितना रहने वाला है? देखिए, हमने जो खर्च को ना बैलेंस करके चला है, कोई पेशेंट पे ओवर बर्डन नहीं पड़ने वाला। ये डेफिनेट है, जब इन चीज़ों का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, पर इन चीज़ों को पेरीफ्री में क्या होता है, हमारे लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ पेशेंट। अगर हम नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, वो ठीक हो गए जाएंगे, तो अपने आप कॉस्ट पेशेंट कम पड़ेगी। और ये हम श्योर करते हैं, दिल्ली के मुकाबले 1/3 या हाफ से भी कम पैसे लगने वाले हैं। इवन हम ब्रेन ट्यूमर है की बात करें, यहाँ पे हार्डली 1,40,000 1,50,000 जो वहाँ 5 लाख लगते हैं। ऐसे ही आईसीयू का खर्चा, जो पैराफर्निया अगर हम वेदांता से भी कंपेयर करें, 40 से भी कंपेयर करें, तो ये 13-14 हज़ार से ज़्यादा नहीं आने वाला, जो वहाँ 70,000-80,000 पड़ता है। इसी तरह ओपीडी चार्जेस को आप कंपैरिजन कर लीजिए ना, यहाँ पे हमने स्पेशलिस्ट की 200 रखी है और सुपर स्पेशलिस्ट की 300 रुपये फीस रखी है। इस तरह के पैराफर्निया अगर हम दे रहे हैं, क्यों दे पा रहे हैं? खर्चे हॉस्पिटल्स के रहते हैं, बिकॉज इसलिए हम नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा कैटर कर रहे हैं अपनी मेहनत के दम पे। हमारा मेन है, जैसे मैं यहीं हिसार में पढ़ा हूँ, आई हैव सीन थ्रू ऑल द स्टेजेस, नीचे से लेके ऊपर तक। तो मेरा ये पर्पस था, जो हमने सफर किया, हमारी जनरेशन सफर किया, और हम यहाँ पे हिसार को वो सब प्रोवाइड कर पाए जिस चीज़ की कमी थी। डॉक्टर कालरा जी, जो आयुष्मान कार्ड की सुविधा सरकार ने दे रखी है, उसको भी क्या इस हॉस्पिटल में लागू है? ये आयुष्मान कार्ड की सुविधा, जैसे विश साहब ने आज भी बताया, इसके लिए कुछ पैरामीटर करने शुरू होते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर, हमारे सारे पैरामीटर पूरे हैं, पर उसके लिए सरकार ने जो कागज पूरे करने हैं, उसके लिए समय लगे। हमने अप्लाई कर दिया ऑलरेडी। पहले प्री एंट्री लेवल हमारा होगा एनएपीएच, उसमें 3 महीने लगने ही हमें डाटा भेजना होता है। उसके बाद हमें आयुष्मान मिल जाएगा। हमने अप्लाई कर दिया आयुष्मान के लिए। और आयुष्मान को थोड़ी कोई भी अगर पॉलिसी है सरकार की, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट की है, पेंशनर की है, डेफिनेटली वी विल ऑनर दैट, और उसी हिसाब से मिला देंगे। ये कितने बेडेड हॉस्पिटल है? ये सर अभी हम 300 प्लस बेड लेके चल रहे हैं, और विद इसको हम 400-450 तक बढ़ा सकते हैं। तो इस रीजन में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर गुड़गांव फरीदाबाद को छोड़ दें, इस तरह की स्पेशलिटी के साथ ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर हम जिंदल ग्रुप की बात करें, तो उसमें अलग अलग सेंटर्स हैं, कार्डियक सेंटर अलग है, जनरल सेंटर अलग है, आई सेंटर अलग है, पर सिंगल यूनिट ये अकेली। सर, बात की सभी सुविधाओं के साथ लेके आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सभी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ। जो आप बात कर रहे थे कि दिल्ली जैसे शहरों में बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर लोग ना जाके यहाँ पर विश्वास की बात होती है, मतलब विश्वास कैसे कायम हो? ब्रांड की भी बात करें, ब्रांड बन चुका है मेदांता की, अगर हम बात करते हैं, एक विश्वास कायम है कि मेदांता जाएंगे तो शायद बच ही जाए, वो विश्वास कैसे कायम करें? सर, वो तो टाइम के साथ साथ ही हम टेस्ट होंगे, और डेफिनेटली जो हमारे कंसल्टेंट्स का पेशेंट से डायलॉग होगा, अगर हम उनको, सबसे बड़ा होता है पेशेंट को हम कितना टाइम दे पाते हैं। पेशेंट के साथ हम खूब टाइम देते हैं, पर मेन जो हमारी समाज की कमी है अटेंडेंट्स के रह जाती है। अगर हम उनको भी एजुकेट करेंगे, तो डेफिनेटली हम उनका विश्वास बढ़ता जाएगा। डॉक्टर साहब, प्राइवेट जो बीमा कंपनी है, उनका भी, उनके कार्ड्स का भी यहाँ इलाज होगा मरीजों का? हमारे 2 आगे, हमारे 3 लोग तो आ चुके हैं हमारे, एक मैक्स बुपा आ चुकी है और मेडिसिस, और उम्मीद करते हैं विद इन 1 मंथ सारी हमारे टीपीए कंपनीज पैनल पे आ जाएंगी। और अगर पेशेंट को सेम पैसे में दूसरे हॉस्पिटल में ना, इस हॉस्पिटल में जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो डेफिनेटली वो प्रेफर करेंगे और हम दे पाएंगे अच्छी। ठीक है, धन्यवाद। इकलौता फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज परफॉर्म करता है। इसे हम पार्शियल नी और कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट्स दोनों कर सकते हैं, जिसमें थोड़े ही समय में हिप रिप्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके 2 मॉडल्स होते हैं, किसी भी रोबोट सर्जरी के 2 मॉडल्स होते हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करती है। एक तो होता है हैप्टिक मॉडल। हैप्टिक मॉडल में सर्जन की असिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगती है। रोबोटिक आर्म होती है जिसके अंदर सर्जन को अपना बाजू डालना होता है और प्रैक्टिकली वही ऑपरेट करना होता है, और सिर्फ नेगेटिव कंट्रोल करता है रोबोट की, बस पहले रोक देगा कि कोई गलती नहीं हो पाई। फुली ऑटोमेटिक रोबोट में ड्यू प्लानिंग और कमांड के बाद सारा का सारा परफॉर्मेंस जो होता है, सारे के सारे बोन कट्स जो होते हैं, वो सारा का सारा रोबोट करता है। तो ह्यूमन एरर बिल्कुल नेग्लिजिबल, 0 हो जाता है। इसमें इंसिजन बड़ा छोटा रहता है, ब्लड लॉस नहीं होता है। सर देखिए, सक्सेस रेट तो चाहे रोबोट हो चाहे मैनुअल हो, अगर सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है तो सक्सेस कभी अच्छा नहीं होगा। सर्जन को प्लान करना ही पड़ता है। तो अगर सर्जन की प्लानिंग सही है तो इसका सक्सेस रेट इज एज गुड एज एनी अदर सर्जरी इन द वर्ल्ड। और इनफैक्ट नॉर्मल मैनुअल उसके मुकाबले जब ह्यूमन एरर बिल्कुल खत्म हो गया, तो अपने आप सक्सेस रेट मैनुअल से बेटर हो जाता है।
मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी इस हॉस्पिटल में पहली बार हिसार में हम लोग मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। मिनिमली इन्वेजिव टर्म का मतलब है कि छोटा चीरा। किसी भी तरह की सर्जरी के लिए, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, उसमें पिछले कई समय से बहुत बड़े चीरे से वो सर्जरी की जाती थी, पर आजकल टेक्निक्स इतनी डेवलप हो गई हैं, हमारे पास इतने नए नए माइक्रोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स आ गए हैं कि हम चीरा ऑलमोस्ट जीरो कर पा रहे हैं। स्टिचलेस सर्जरी ट्रांसफोरामिनल स्टार्ट होने जा रही है स्पाइन की, और मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में हम फिक्सेशन, यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर इम्प्लांट फिक्सेशन भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से कर सकते हैं, यानी कि छोटे चीरे से सिर्फ इतना चीरा दिया जाता है कि वो जो स्क्रू अंदर जाए और किसी तरह के बड़े चीरे की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ओपन सर्जरी से मच बेटर होते हैं, क्योंकि पेशेंट अगले दिन ही चलने लग जाता है और उसका स्टे कम हो जाता है हॉस्पिटल में, जिससे कि पेशेंट की भी, अगर वो कैश पेशेंट है तो उसकी पैसे की सेविंग होती है, अगर टीपीए पेशेंट है तो इंश्योरेंस के लिए भी बेनिफिशियल है। कार्डियोलॉजी, जैसे कि आप जानते हैं, हिसार के अंदर कार्डियोलॉजी सेवाएं बहुत अच्छी हैं, और इस हॉस्पिटल में भी, इस हॉस्पिटल के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कार्डियोलॉजी का सेटअप बहुत एडवांस किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो तो डायग्नोस्टिक के अंदर 2 इको मशीन्स एडवांस, होल्टर मशीन्स, टीएमटी, स्ट्रेस इको, स्ट्रेन इको, ट्रांसएसोवेगल इको, ईसीजी से सब कुछ हैं। और इन्वेजिव कार्डियोलॉजी की बात करें, ट्रीटमेंट की, जैसे हम स्टेंटिंग वगैरह जैसे कहते हैं, बैलूनिंग कहते हैं, उसके लिए एडवांस कैथ लैब विद इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, एफएफआर की फैसिलिटी, प्रेशर इंजेक्टर की फैसिलिटी, और उसके साथ साथ एडवांस कार्डिक आईसीयू विद एक वेल वर्स टीम विद सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब उपलब्ध हैं ताकि हम कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स को और अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकें और अच्छे से ध्यान रख सकें। जहाँ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, जो हमने यहाँ मशीन लगाई है, ये फिलिप्स की FD10 है, विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन इन कार्डियोलॉजी। बाकी जितनी भी हिसार में लगी हुई हैं वो बेस मॉडल लगी हुई है, उसमें हम 360 डिग्री रोटेशन है, ये रूफ माउंटेड है, और इसकी जो मैग्निफिकेशन है और क्लियरेंस है औरों से कहीं ज़्यादा है। अगर आप नेट पे भी जाके देखेंगे FD10 और मशीन में 8 इंच में क्या फर्क है, आपको अपने आप दिखाएंगे। और अगर कोई चीज़ क्लियर दिखाती है तो उसमें हम स्टेंटिंग बेटर वे में कर सकते हैं। रेडियोलॉजी में पहली खासियत ये है, हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बिल्कुल इमरजेंसी के साथ है। उससे क्या होगा, कोई भी इमरजेंसी का पेशेंट होता है, चाहे वो स्ट्रोक का हो, ट्रोमा का हो, उसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट करके हम उसके रेफरिंग डॉक्टर को रिजल्ट बता सकते हैं, ताकि उसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू हो पाए। अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें तो सर ने बताया है पहले ही आपको कि NCR को और ट्राई सिटी को छोड़ के पहला 3 टेस्ला वाइट बोर MRI हमने लगाया है, जो एक तो सबसे फास्ट है, उसमें टाइम पर स्कैन सबसे कम है। हेड का स्कैन हम 5 मिनट में कर सकते हैं, स्पाइन का भी 5 मिनट में होता है, और ये साइलेंट MRI है, इसमें आवाज़ नहीं आती है बिल्कुल। और दूसरा, वाइट बोर होने के कारण जो भी पेशेंट्स डरते हैं अंदर जाने का टनल, वो डरते नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुली है मशीन। इसके अलावा हमारे पास 32 स्लाइस CT स्कैन है, जो एक ब्रेथ होल्ड में 700 इमेजेस, 700 स्लाइसेस ले सकता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो हमारे पास टॉप-एंड मॉडल है, E6 सीरीज़ है वॉल्यूसॉल GE की। ये इस क्षेत्र में सबसे महंगी मशीन है अल्ट्रासाउंड की। इसमें हम इलास्टोग्राफी, 3D 4D अल्ट्रासाउंड हर चीज़ कर सकते हैं। एक्सरे में हमारे पास पूरा इकलौता ही एक ऐसा ये एक्सरे का रूम है पूरे हिसार में, जो पूरा डिजिटल है विद टेबल मूवमेंट, अप डाउन टेबल मूवमेंट के साथ। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल मैमोग्राफी, CBCT, DEXA स्कैन और एक डेडिकेटेड प्रोसीजर रूम है विद फ्लोरोस्कोपी। इतना सारा सेटअप एक साथ किसी भी हॉस्पिटल में हिसार में नहीं है, पहली बार हम लोगों ने एक साथ सारा सेटअप लगाया है। डॉक्टर साहब, आपने लेटेस्ट में सर जो बाकी हॉस्पिटलों में चार्जेस हैं रेडियोलॉजी के, पूरे सारे चार्जेस ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा नहीं। ICU के चार्जेस, एंजियोग्राफी के, एंजियोप्लास्टी के, MRI के सब चार्जेस सेम हैं। अगर दिल्ली में बात करी जाए, इसी MRI के 11,000 रखते हैं, जो यहाँ 6,500 रखते हैं। MRI के, हाँ MRI 3 टेस्ला MRI के, ठीक है। एंजियोप्लास्टी के बाकी सब जगह 90,000 है, यहाँ भी 90,000। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बन गई। मेन हमारा मकसद है, अगर हम ज़्यादा लोगों को सर्व करेंगे तो अपने आप हमारा कॉस्ट कटेगा। दूसरा एक डिमांड में भूल गया, फेशियो में आपको किसी एक जगह आधुनिक नहीं मिलेगा। अब हमने CBCT लगाया तो उसके लिए हमने
फेशियो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी हमारे पास 2 डॉक्टर है, उसके बारे में डॉक्टर बताएंगे। डेंटल डिपार्टमेंट में हमारे पास सारी स्पेशलाइजेशंस हैं और जो कि रीसेंट टेक्निक्स पर बेस्ड हम काम करेंगे। पोर्टेबल एक्सरे, CBCT, जो बिल्कुल रीसेंट टेक्निक्स है वो हम यूज़ करेंगे। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल हमारी स्पेशलाइजेशन है, उसमें हम सारे ट्रॉमा केसेस, इम्प्लांट्स, तो रीसेंट इम्प्लांट्स हैं, एवरीथिंग विल बी डन। और सबसे एडिशनल जो हमने ऐड किया है यहाँ पे वो है CBCT के द्वारा की गए इम्प्लांट्स और जो रीसेंट ट्रॉमा केसेस हैं जो कि अदरवाइज हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो CBCT वाला डिटेक्ट करके और उसको हम फिर करेंगे। हमारे पास 2 डॉक्टर साहब की टीम है, डॉक्टर कुंजन ग्रोवर, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है एंडोडोंटिस्ट है, और दूसरे फेशियो मेडिकल है डॉक्टर कनूप्रिया। हर छोटे हॉस्पिटल्स में ये रहता है, ये विजिटिंग रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है फेशियो मेडिकल, हेड इंजरी के साथ फेशियो मेडिकल है, बोन इंजरी के साथ फेशियो मेडिकल है, और यहाँ फुल टाइम 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेंगी डॉक्टर कनूप्रिया और डॉक्टर साहब की टीम। बेनिफिट होता है कि जो पेशेंट्स जिनका बीपी ज़्यादा लो हो जाता है या ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं, तो उनको सिर्फ डायलिसिस कराने के लिए गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता था, और ये हीमोडायलिसिस की मशीन हमने हिसार में इंस्टॉल की है, जिसके कारण हम उन मरीजों का डायलिसिस भी हम यहाँ पे कर पाते हैं। और इसके अलावा 17 और डायलिसिस का प्रोविज़न हमने यहाँ पे थेरेपी चैन है, इनके बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे CK बिरला, फोर्टिस और कई हॉस्पिटल्स में इनकी फिजियोथेरेपी की चैन है। तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स होते हैं, जैसे न्यूरोसेक्यूरिटी पेशेंट्स होते हैं, थेरेपी होती है, बच्चों में बिहेवियर थेरेपी होती है, वो सब यहाँ पे की जाती है। बैठ जाओ। जी तो बहुत कर रहे हैं, मन कर रहा है चढ़ जाओ। ये मतलब इतना बड़ा किसी भी हॉस्पिटल में ये देखो डिपार्टमेंट, इसमें फोटोथेरेपी सभी टेक्नोलॉजी है वो यूटिलाइज। इसमें जैसे एक प्राइवेट फ्री लेबर रूम है, जैसे कुछ पेशेंट अपना प्राइवेसी चाहते हैं, तो एक बर्थडे बेड और एक साथ में पेशेंट बेड अटैच किया गया है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी के पेशेंट को डायरेक्टली यहाँ से शिफ्ट किया करना है OT में, तो यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट किया जा सकता है। सर यहाँ पे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि एक ही फ्लोर का कॉम्प्लिकेशन के वो बहुत कम हो जाते हैं। ये सर हमारा सारा नर्सिंग स्टेशन है, और ये जनरल एंड प्राइवेट वार्ड्स हैं सर। ये इस तरह के सर प्राइवेट रूम्स हमने यहाँ पे प्रोविजन रखा है, इसमें पेशेंट बेड, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए बैठने का एरिया, वॉशरूम, LEDs और सबसे एडवांस सारे फीचर मॉनिटर्स बीच में ही यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और हॉस्पिटल का डिज़ाइन सर इस तरह से किया गया है कि हॉस्पिटल में 12 घंटे धूप हर एक OPD में, IPD में और इमरजेंसी OTs में सब जगह 12 घंटे धूप और नाइट लाइट जरूर रहेगी, जिससे क्या होता है कि पेशेंट के अंदर रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट के अंदर सफोकेशंस का एटमॉस्फेयर नहीं आता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट घुटा घुटा सा फील करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती सर। पूरे हॉस्पिटल में सर 10 OTs हैं, ऑपरेशन थिएटर, जिनको सर मॉड्यूलर ग्रीन ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। सर मेन बेनिफिट क्या है कि इन्फेक्शन लेस OTs इनको बोला जाता है। आप देखिएगा सर कोई भी OT जो है जो वार्षिक सर वार्षिक तो सर
इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एवेंजर गैस सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ओटीज के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो ओटीज के अंदर जो भी गैसेस प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसके कारण ओटी के अंदर बहुत फेवरेबल से कंडीशन रहती है, सर्जन के लिए भी, एनेस्थेटिक के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। इस तरह की सर टोटल हमारे हॉस्पिटल में 10 ओटीज हैं, 7 यहाँ पे, एक इमरजेंसी के साथ और 2 गायनी और इसकी आईओ ओटी है सर। हमारी फिलिप्स की FD10 कैथ लैब हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है, जो अब तक की सबसे लेटेस्ट कैथ लैब है। हिसार की सबसे एडवांस फिलिप्स FD10 हमने यहाँ पे इंस्टॉल की है, और जो हम स्टंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो सब US FDA अप्रूव्ड स्टंट्स हैं। हमारे पास पूरे सर 5 ICU हैं अलग अलग तरह के, जिसमें सबसे हमारे पास एक ऑक्सीजनेशन टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार और इस रीजन में कहीं पे भी नहीं थी, हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लेके आए हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं, फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको भी रिवाइव किया जा सकता है। और ये फैसिलिटी अभी गुड़गांव और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में थी, एक्मो जिसको हम बता रहे हैं, वो अभी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। हम हिसार का पहला हॉस्पिटल है जिसमें वो फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा हम यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अदर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे एडवांस ट्रांसप्लांट यूनिट है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ट्रांसप्लांट यूनिट है। जो ICU होता है, ट्रांसप्लांट पेशेंट का अलग ICU होता है, जहाँ पे 2 एरिया अलग से डिफाइन किए जाते हैं, एक रिसिपिएंट एरिया होता है, एक डोनर का एरिया होता है। इनको ये पॉजिटिव प्रेशर एरिया होता है ताकि कोई भी इंफेक्शन के चांसेस ना हो। इस तरह का सबसे एडवांस ICU भी हमने यहाँ पे लेके आए हैं। हमारा ICU एरिया है, यहाँ पे सबसे एडवांस मॉनिटर वेंटिलेटर्स हमने यूटिलाइज किए हैं, और इसमें आइसोलेशन बेड्स का भी प्रोविजन दिया है। जैसे कोविड पेशेंट्स होते हैं या कुछ एसेप्टिक पेशेंट्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो उनको अलग से आइसोलेशन ICU में हम रख के उनको जल्दी रिकवरी करा सकते हैं। इनका जो ऑक्सीजन आउटलेट होता है वो बाकी ICU से अलग होता है, इनकी वैक्यूम और सारा कुछ अलग से प्रोवाइड किया जाता है। और जो हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, जो हमने वेंटिलेटर भी यहाँ पे दिए हैं, वो सबसे एडवांस वेंटिलेटर दिए हैं ताकि पेशेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो OT हमने वहाँ से देखा था, वो पोस्ट OT इसी टाइप में सारे